दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 लेके आई हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे इराक पर आक्रमण। हमने पहले 2 ऑपरेशन क्लियर कर लिया था, अब पढ़ेंगे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इसमें क्या है, कैसे है, हम ये सब इस चैप्टर में जानेंगे। तो बिना टाइम जाए कि हुए चलो शुरू करते हैं। इराक पर आक्रमण 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कुटनाम से इराक का सैन्य हमला किया। किसने किया? अमेरिका ने। किस पे किया? इराक पे। अमेरिकी अगुवाई वाले कॉलिशन ऑफ विलिंग आकांक्षाओं का महाजोट में 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी। किसने अनुमति नहीं दी? संयुक्त राष्ट्र ने। लेकिन फिर भी उसने क्या किया? हमला किया। दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संग्राम के हथियार यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया। देखिए, यह 1 नंबर का क्वेश्चन आया था जब मैं 12th में पढ़ती थी, तो ये शायद आप में भी आ जाए, तो इसलिए इसे ध्यान रखना, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि अमेरिका ने क्या आरोप लगाकर इराक पर हमला किया था। तो आपको ये याद रखना है, भूलना नहीं है। आगे देखते हैं। इराक में सामूहिक संग्राम के हथियार की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और ही थे, जिसे इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिकी मन पसंद सरकार कामयाब करना। अमेरिका वहाँ पर क्या करना चाहता था? अपने मन की सरकार कामयाब करना चाहता था, सरकार बनाना चाहता था। दूसरा, उसके तेल भंडार जो थे उस पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया था? उस पर हमला किया था और आरोप लगाया था कि वो सामूहिक संग्राम के हथियार बना रहा है। इतना समझ में आए? चले आगे बढ़ते। सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज ही जाती रही, लेकिन इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल नहीं हो सका। इराक ने अमेरिका के खिलाफ एक पूर्णव्यापी विरोध भंडार उठा। अमेरिका के 3000 सैनिक इस युद्ध में खेत रहे, जबकि इराक के सैनिक कहीं ज़्यादा बड़ी संख्या में मारे गए। एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद लगभग 5000 नागरिक मारे गए। अब यह बात बड़े व्यापक रूप से मानी जा रही थी कि महत्वपूर्ण अर्थ में इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ। देखिए क्या हुआ कि इस हमले में कितने लोग मारे गए। कम से कम अनुमान लगाया जाता है कि 5000, शायद उससे 5000 से भी ज़्यादा मारे गए, लेकिन वो अनुमान है। और ये अमेरिका का क्या था? वर्चस्व दिखाने का एक तरीका था। वो क्या करता था? अमेरिका पे इराक पे कब्जा करने के लिए तो उसने किया, यानी उस पर अब क्या करना चाहता था? अपना वर्चस्व दिखाना चाहता था। इतना समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कारण अगर हम विश्व राजनीति को समझना चाहें तो हमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच शक्ति के बंटवारे को समझना पड़ेगा। उदाहरण के लिए इस युद्ध के समय 1945 से 1991 2 अलग-अलग गुटों में शामिल देशों के बीच ताकत का बंटवारा था। शीत युद्ध के समय अमेरिकी और सोवियत संघ के इन दोनों अलग-अलग शक्ति केंद्रों के अगुवा थे। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति कौन बचा? अमेरिका बचा। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था
किसी एक महाशक्ति या कहें कि उक्त महाशक्ति के दबदबे में हो तो बधुआ इस एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कहा जाता है। देखिए, जब एक ही महाशक्ति के दबदबे में पूरा देश रहता तो उसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है, इसे याद रखिएगा। भौतिक शब्द के ध्रुव का यह एक तरह से भ्रामक प्रयोग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो इस वर्चस्व को हैगेमनी शब्द में भी कहा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। हैगेमनी उसका इंग्लिश का शब्द है, लेकिन हैगेमनी भी आपको कई बार देखा जाएगा, इस चैप्टर में आपको दिखाई देगा। ठीक है, हैगेमनी और वर्चस्व का मतलब होता है कि अपना दबदबा दिखाना, अपना कब्जा दिखाना किसी पर, दादागिरी जिसे कहते हैं, ये होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया आपको। वर्चस्व सैन्य शक्ति का अर्थ में हैगेमनी शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान में है। इस शब्द में किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व को बोध होता है। मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया गया था। इस प्रकार हैगेमनी को पहले अर्थ का संबंध राज्य के बीच सैन्य क्षमता की बुनावट और तौल से है। हैगेमनी का धर्मनीय सैन्य प्राबल्य का यही शब्द आज भी विश्व राजनीति में अमेरिका के हैसियत को बताने में इस्तेमाल होता है। क्या आपको पता है? वैसे मैं बताऊँ, ये हैगेमनी का मतलब ही दादागिरी होता है। इसमें जैसे कि इतना शॉर्ट लिखा है, आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। दादागिरी का मतलब ही हैगेमनी होता है। हैगेमनी का मतलब ही दादागिरी होता है, वर्चस्व होता है। कोई व्यक्ति अगर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक परिवार में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, और उसमें एक ना एक इंसान ऐसा होगा जिसका वर्चस्व घर में चलता हो, या आपके पेरेंट्स हो, जैसे या आपके मदर हो या आपके फादर हो। एक इंसान का वर्चस्व रहता है, वो अगर वो कहते हैं तो वही काम होता है। ठीक है, तो वो होता है दादागिरी, वर्चस्व। उनका मतलब कि उनका सब कुछ चलता है, ये होता है वर्चस्व, यानी दादागिरी। ठीक है, अगर वो कहेंगे कि हाँ ये है तो फिर वही होगा। अगर हमें कुछ करना है तो उनसे पूछ के ही करेंगे, ये वाली बात है। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में देखिए, 1 नंबर ये क्वेश्चन बहुत आता है। ढांचागत 3 प्रकार से वर्चस्व बताया गया है इस चैप्टर में। एक था सैन्य शक्ति, जो हमने अभी पढ़ चुके हैं, और एक था ढांचागत। देखिए, सैन्य शक्ति में जो होता है अपने सेना से बल पे, जैसे मैंने बताया ना, इराक पे जब कुवैत ने हमला कर दिया तो सबसे ज़्यादा किसके सैन्य थी? अमेरिका की। तो वो हो गया सैन्य शक्ति का, अब सैन्य रूप से अपना वर्चस्व दिखाना। दूसरा है ढांचागत, यानी पैसे खर्च कर गए। यानी मान लीजिए कि जैसे हमारे देश की जो कहते हैं ना, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, आर्थिक रूप से वो अपने आप को ज़्यादा दिखाता है, तो वो क्या हो गया? वो ढांचागत हो गया। एक होता है संस्कृति, यानी जैसे कि हमारे देश में अब पहले क्या होता था कि इंसान हमारे देसी रूप खाते थे, जैसे कि हमारा जो देसी खाना है वो क्या है? खिचड़ी है। और लेकिन अब चिली, पोटैटो, मोमोज, ये सब चीज़ें खाते हैं। ये सब भारत का थोड़ी ना है, ये तो बाहर के देशों से आया है। तो वो भी क्या हुआ? हमारे देश के संस्कृति में मिलता गया। जैसे कि हम देसी कपड़े पहनना, देसी खाना खाना, तो ये क्या हुआ? हम उनके कहीं ना कहीं उनके वर्चस्व, उनके चीज़ों को अपना रहे हैं। वो हमारे ऊपर अपना दबदबा बना रहे हैं किसी तरह से। जैसे उन्होंने सैन्य शक्ति से बनाया, ढांचागत से बनाया, और अब सांस्कृतिक रूप से बना रहे। तो ये हमारा, जैसे हम उनकी चीज़ों को अपने रंग में ढाल रहे, तो वो हमारे क्या हुआ? हम उनके अंदर एक फंसते जा रहे हैं, जाल की तरह।
ढांचा वो होता है सांस्कृतिक रूप से। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्चस्व का दूसरा अर्थ से अलग है। इसका रिश्ता वैश्विक व्यवस्था से के एक खास साख समझ से। मैंने आपको बताया ना कि वो क्या था कि जो अर्थव्यवस्था के रूप से अब दूसरे पे कब्जा डालते हैं। इस समझ की बुनियादी धारणा कि वैश्विक व्यवस्था में अपनी कब्जा चलाने वाला एक देश से देश ज़रूर ही होता है जो अपने मतलब की चीज़ों को बनाए और बरकरार रखे। ऐसे देशों के लिए ज़रूरी है कि वह उसके पास व्यवस्था कामयाब करने के लिए कायदों को लागू करने की क्षमता और इच्छा हो। साथ ही ज़रूरी है कि वह वैश्विक व्यवस्था को हर हालत में बनाए रखे। दबदबे वाला देश ऐसे अपनी फ़ायदे के लिए करता है, लेकिन अक्सर इसमें उसे कुछ अपेक्षित हानि उठानी पड़ती है। दूसरे प्रतियोगी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था को खुलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, जबकि इस खुलेपन को कामयाब रखने के लिए उन्हें कोई खर्च भी नहीं करना पड़ता है। वर्चस्व की दुनिया के दूसरे अर्थ को ग्रहण करें तो इसकी झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने की अमेरिका भूमिका में मिलती है। सार्वजनिक वस्तुएं देखिए एक तो ये पेपर में कई बार आता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो कार्टून हुआ और मैप हुआ, ये सब मैं आपको अलग से करवाऊंगी। अलग से यानी मतलब कि मैं सबका जितने भी चैप्टर है सबका कार्टून वगैरह मैं सबको एक अलग वीडियो बना के दूंगी, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप भूलें ना और ना ही आपको कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो मैं इसे अभी नहीं बता रही हूँ, मैं आपको सारे कार्टून के साथ ही बताऊंगी। आगे देखते हैं। ऐसी चीज़ों से जिसमें उपभोग कोई एक व्यक्ति को दूसरे को उपलब्ध इसी वस्तुओं की मात्रा में कोई कमी नहीं आए। स्वच्छ वायु और जल सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण हैं। देखिए, सार्वजनिक वस्तु का भी एग्जाम्पल आता है कि कौन कौन सा सार्वजनिक वस्तु है, तो जैसे जल, सड़क, ठीक है, ये सार्वजनिक वस्तुएं में आती हैं। ठीक है, वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तुओं का सबसे बढ़िया उदाहरण समुद्रव्यापी मार्ग CL ऑफ कम्युनिस्ट। ये देखिए, ये इसका फर्स्ट फॉर्म SLOC, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है 1 नंबर में, इसे याद रखिएगा। ठीक है, जिसके इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं। इसका इस्तेमाल कौन करता है? व्यापारिक जहाज। खुली व्यवस्था अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापक समुद्र व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं। दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत को दूसरी समुद्र व्यापक मार्गों पर जहाजी के नियम तय करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में आबाद आवाजाही को सुनिश्चित करता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन नौसेना का जोर घट गया। कब घट गया? दूसरे विश्व युद्ध के बाद। अब यह भूमिका अमेरिका नौसेना निभाती है, जिसकी उसकी उपस्थिति दुनिया के लगभग सभी महानगरों में। विश्व सार्वजनिक वस्तुओं का एक और उदाहरण इंटरनेट। देखिए, विश्वव्यापी का इंटरनेट कहाँ से आया? अमेरिका से आया। देखिए, इसको भी आज तो इंटरनेट के बिना कोई रह ही नहीं सकता, ऐसा है। और ये इससे क्या है? ये बताता है कि हम अमेरिका के जो है वर्चस्व में फंसते जा रहे हैं धीरे धीरे। उसका क्या कहते हैं, उसके ऊपर हम डिपेंड हो जा रहे हैं। इंटरनेट पे कौन डिपेंड नहीं, ऐसा ही है। मैं भी अभी इंटरनेट पे ही हूँ,
आप भी इंटरनेट से ही देख रहे हैं। अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम कैसे जोड़ते। ये है जगत जार जोड़, 1 नंबर का क्वेश्चन में आता है इंटरनेट, ठीक है। तो यह भी अमेरिका के एक दबदबा वाला है जो दादागिरी को उसके दर्शाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, आज इंटरनेट का जरिया वर्ल्ड वाइड वेब जगत जार का आभासी संसार साकार हो गया दिखता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट अमेरिका सैन्य अनुसंधान परियोजना के परिणाम है। देखिए, इंटरनेट का सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। ये कब शुरू हुआ था? 1950 में शुरू हुआ था। आज भी इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और इनमें से अधिकांश उपग्रह अब अमेरिका के ही हैं। देख लीजिए, ये सब क्या है, क्या चीज़ दर्शाता है? अमेरिका के वर्चस्व को दर्शाता है। तो इतना समझ में आ गया आप सबको? अगर ना समझ में आया तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना। और जिस बच्चों ने मुझे कॉम्पिटिशन में भाग ले लिया है, कांग्रेस करती हूँ मैं उन सबको। और साथ में मैं ये भी कहती हूँ कि जो और बच्चे कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहते हैं, मेरे क्वेश्चन का जवाब भी दिया करें, जो मैं आपसे कई बार वीडियोज़ में पूछती हूँ। आप जितना क्वेश्चन का जवाब देंगे आपके लिए बहुत फ़ायदा है। दूसरी बात ये कि मैंने इस महीने के जो विजेता थी, मैंने आप सबको बता दिया है। वो विजेता जीत चुकी है और उसको एक पैडल दिया गया है मेरी तरफ से, और वो बहुत खुश भी है। 4th क्लास की लड़की है वो, मैंने बताया था, उसका नाम सितारा है। तो और भी सभी बच्चों से मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो कंपटीशन में भाग लेना चाहता है वो सब मुझे मुझे कमेंट में मैसेज करें, नाम अपना बताएं, ताकि मैं उनको नाम कंपटीशन में लिख सकूं। दूसरी बात, जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ वीडियोज़ में कई बार, तो वो मुझे ज़रूर जवाब दीजिए करें। और कुछ ना समझ में आया तो वो भी मुझे कमेंट कर दीजिए करें। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप मेरे चैनल पर अगर आए हैं तो आपका अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स लाना मेरी जिम्मेदारी है। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या पता ऐसा हो कि मैं कोई वीडियो अच्छी डालूँ और ज़रूरत की हो, जैसे क्वेश्चन पेपर वगैरह, और आपके हाथ से छूट जाए। तो ऐसा ना हो, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर तो ज़रूर कर दें, ठीक है। और तब तक आप खुश रहिए। बाय बाय। और मैं दुआ करूँगी कि आप सबके अच्छे नंबर आए। बाय।